Hey everyone, welcome to the Teacher's Journey. Today we are going to discuss top MCQ series Science Class 8th Chapter number 11 जो कि है Force and Pressure, and this is very beneficial for all competitive examinations and especially for TET examinations like CTET and State Tets. So let's start our chapter number 11 Class 8th Force and Pressure. Our first question is a dash on an object is called a force. So अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो उसमें यहाँ पर बीच में क्या फिट होगा, यहाँ पर क्या आएगा, पुश और पुल. तो पुश और पुल दोनों यहाँ पर आएंगे. अब पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, जो कि एक फोर्स की डेफिनेशन भी है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ mass, force or density. So its correct answer is option number B, force. Next question, force applied on an object in the same direction dash to one another. यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में. So ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो वो हमेशा ऐड होता है, क्योंकि वो उसके मोशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डैश बिटवीन द टू फोर्सेस. अब यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक तरफ F1 फोर्स इधर लग रहा है और F2 फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है. तो फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स यानी कि F हो जाएगा F1 माइनस F2. नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 माइनस F2. So subtract. Option number C is the correct answer. The strength of a force is usually expressed by its. फोर्स की स्ट्रेंथ को हम यूजुअली किससे दिखाते हैं, डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से या फिर सिंबल से. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमारा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फोर्स हमने बताया किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है 25 न्यूटन. सो 25 इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और n क्या है, इसकी यूनिट है, न्यूटन. तो मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिससे हमें क्या पता लगेगा कि वो कितना ज़्यादा या कितना कम लग रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन. अब इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही इफ़ेक्ट कर सकते हैं. अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन दिया है, द इफ़ेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो इफ़ेक्ट क्या इफ़ेक्ट है, जो भी हम नेट फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी पर वो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा. नेट फोर्स से मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे. तो नेट फोर्स उस हिसाब से हमारा निकलेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा. या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या फिर उसका शेप भी चेंज हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू. लीव्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्राउंड पर ही क्यों गिरते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मस्कुलर फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, इस मोशन में ये यहाँ इसका मोशन जो है डायरेक्शन वो इस तरह से है. अब हम फोर्स भी यहीं पर लगा रहे हैं इसे, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीजेज. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion, position or mass. So its correct answer is option number A. यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज करेंगे और उसकी डायरेक्शन में चेंज करेंगे
या फिर दोनों में ही चेंज कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये किसकी स्टेट है? मोशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। अब अगर मोशन हो रहा है, कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका मोशन हो गया, लेकिन अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, वो एक ही जगह पर है, तो वो रेस्ट की पोजीशन हो जाएगी, और रेस्ट की पोजीशन में स्पीड क्या होगी? इसकी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। हमें इसमें से इनकरेक्ट बताना है। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मूव हो सकता है अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो। ऑप्शन नंबर बी, फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स मूविंग। ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर हम किसी पर ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम फोर्स लगा करके किसी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं मूविंग बॉडी की। ऑप्शन नंबर डी, फोर्स डज नॉट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर में मैंने बताया था कि हम शेप भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके। सो ये डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसके हिसाब से इनकरेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डैश फोर्स दैट enables us to perform all activities involving movement और bending of our body। अब देखिए, बॉडी से हम जितने भी वर्क कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? जो भी हम बॉडी से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो मस्कुलर फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ डैश इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। तो देखिए वही बात आ गई ऊपर वाली। तो किससे लग रहा है ये मस्कुलर फोर्स? कैसे लग रहा है? मसल से लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी, मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और ज़ीरो फोर्स। तो देखिए मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल है? सीधे सीधे हम बात करें तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। द फोर्स विच ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन इज, मोशन को हमेशा जो रेसिस्ट करने का वर्क करता है वो क्या कहलाता है? इसमें से फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक। तो फिर फ्रिक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Next question, the force of friction always act on all of the moving object and its direction is always dash to the direction of the motion। So जो force of friction होता है वो moving object पर लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? मोशन की डायरेक्शन की क्या होती है? सेम होती है, अपोजिट होती है, या फिर परपेंडिकुलर होती है? तो ये इसकी हमेशा अपोजिट होती है, जो इसकी गति का विरोध करती है, इसके मूव करने का अपोज करती है। नेक्स्ट, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मैग्नेट जो होती है वो दूर से भी एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अब वो देखिए दूर दूर है। अब इसमें होता क्या है, दो हमारे पास मैग्नेट हैं, तो इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि जो सेम होंगे हमारे पोल वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो बात यह है कि वो दूर से ही अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो तब तक उनका कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट डैश अट्रैक्टिव रिपल्सिव। तो देखिए दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, क्योंकि क्या होगा अगर हम NS को साथ लाएंगे तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, जबकि SS और NN को हम साथ लेके आएंगे तो रिपल भी तो करेंगे। सो सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेज? अ बॉल रोलिंग along a ground gradually slows down and finally comes to rest. We stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to stop. A car or scooter also comes to rest when its engine is switched off. तो फ्रिक्शन के एग्जांपल ये सारे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सब पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो तभी यहाँ पर स्विच ऑफ एंड स्टॉप, रेस्ट, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ हुआ है, तो हम देख सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। सो एयर प्रेशर की वजह से या फिर इसका जो कॉज्ड होगा वो दोनों पर ही इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, बोथ विंड्स एंड साइक्लोन्स। नेक्स्ट, द डैश एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये आपकी प्रेशर की डेफिनेशन है, यहाँ पर आएगा फोर्स। सो फोर्स
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F अपॉन ए की वैल्यू 1, यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स हम लगा रहे हैं वो इसका क्या है, प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलर द एरिया डैश द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। सो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया जो कि है P इज इक्वल टू F अपॉन ए। सो हम ये देख सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सो अगर हमारा एरिया स्मॉलर होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लार्जर होगा। ठीक है, अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है और प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये भी ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये कम हो रहा है हमारा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा एंटी प्रोपोर्शनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। यानी कि जो भी हम कटिंग वाले टूल्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके एजेस जो हैं वो शार्प होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है इसी फॉर्मूले की वजह से, P इज इक्वल टू F अपॉन ए। एरिया जितना ज़्यादा कम होगा, फोर्स उतना ज़्यादा अप्लाई होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, प्रेशर की वैल्यू उतना ज़्यादा आएगी तो ये कटिंग का वर्क अच्छे से हो पाएगा। सो इसलिए नाइफ़ वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और शार्प होते हैं मतलब उनमें एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है जिससे कि वो अच्छे से कट कर पाते हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो हमारा वर्क इजीली हो जाता है। इसी के साथ हमारे टॉप साइंस MCQ सीरीज़ होती है कंप्लीट, एंड इसके साथ ही साथ हम ऑल चैप्टर्स साइंस के MCQ क्वेश्चंस में कवर करेंगे। साइंस सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।